दोस्तों आपने कई बार देखा होगा, जब हमारी जून की छुट्टियां पड़ती हैं तो जो हमारे जो टीचर्स होते हैं वो हमें चार्ट बना देते हैं और फिर क्या कहते हैं, भाई सारे स्कूलों में तो नहीं लेकिन कुछ स्कूलों में क्या कहते हैं, जिसका चार्ट सबसे सुंदर होगा उसी को मैं रखूंगी, यानी कि और चार्ट नहीं, जिसका चार्ट सबसे सुंदर होगा उसी को क्लास में छपवाया जाएगा। और इसलिए भाई लिखना जो होता है वो तो सारे बच्चे, भाई जिन्हें भी चार्ट दिया जाता है वो तो लिखते हैं, लेकिन अपने चार्ट को सुंदर बनाने के लिए, ताकि टीचर्स को जो हमारे टीचर है उसे पूरी क्लास में ओनली मेरा ही चार्ट सुंदर हो, मेरा ही चार्ट सुंदर लगे, इसलिए वो शुरू कर देते हैं बाउंड्रियां बनाना, सुंदर सुंदर फूल बनाने। भाई जो लिखना होता है वो तो सभी बच्चे लिखते हैं, जो भी हमारा टॉपिक है, जैसे किसी को फोटोसिंथेसिस का डायग्राम बनाना है तो वो तो सब ऐसे लिख लेते हैं, लेकिन अपने चार्ट को सुंदर बनाने के लिए फिर क्या करते हैं, कोई उसमें पेड़ बनाता है, कोई फूल बनाता है, कोई स्माइल बनाता है, ऐसे अपने चार्ट को सुंदर बनाते हैं ताकि टीचर्स, जो टीचर है उन्हें मेरा चार्ट अच्छा लगे। सेम एज इट इज हमारे इंग्लिश ग्रामर के अंदर है, इंग्लिश ग्रामर के सेंटेंसेस को सुंदर बनाने के लिए हमारे इंग्लिश के मार्केट के अंदर एक टॉपिक आया जिसका नाम था फिगर ऑफ स्पीच, और जिसे ही हम सीखने वाले हैं। क्या है ये फिगर ऑफ स्पीच? फिगर ऑफ स्पीच बिल्कुल एक चार्ट की तरह ही है, जैसे हम सेंटेंसेस बोलते हैं ना सिंपल इंग्लिश ग्रामर के, ऐसे हमारे जो चार्ट पे जैसे बच्चे लिखते हैं जो भी उनका टॉपिक था सेम ऐसा ही था। जैसे उन्हें भाई टीचर्स को, ताकि जो टीचर है उनके वो उनके चार्ट को अच्छा बताए, इसलिए वो बाउंड्रियां उन पे करनी शुरू कर देते हैं। कोई कैसी बाउंड्री करता है, कोई ऐसे, कैसे मतलब कितने तरह के फूल वूल बनाते हैं, डिजाइन बनाते हैं, ऐसे बनाते हैं। तो ऐसा यहाँ पर है, हमारे जो इंग्लिश ग्रामर के सेंटेंसेस सिंपल थे, इंग्लिश ग्रामर के मार्केट के अंदर नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन, नाउन और टेंसेस, नरेशन, एक्टिव पासिव, बहुत कुछ था। फिर हमारा है फिगर स्पीच, आया भाई फिगर ऑफ स्पीच। मैंने कहा भाई क्या काम है? वो बोला भाई मुझे भी अपने सामान बेचने हैं। बोली अच्छा बेच ले भाई, यहाँ पर नाउन भी है प्रोनाउन भी है, मैं क्या कहूंगी, भाई तेरी मर्जी, तू बेचे ना बेच। तो नाउन भी है, प्रोनाउन भी है, एडजेक्टिव भी है, नरेशन भी है, सब है, तू भी आ, तू भी आराम से बेच, लेकिन ये तो बता कि तेरा काम क्या है। जैसे कि यहाँ पर कहीं अभी कोई कपड़े बेचता है यानी कि कोई नाउन है, तो कोई जूते बेचता है तो कोई प्रोनाउन है, लेकिन तू क्या है, तेरा क्या काम है? बोली मैं पता है क्या हूँ, मैं इंग्लिश के जो इंग्लिश ग्रामर के सेंटेंस होते हैं उन्हें सुंदर बनाता हूँ। सुंदर बनाते हो? बोले कैसे? मैंने कहा आपको एक उदाहरण से देती हूँ, फिगर ऑफ स्पीच का ये एक मैं आपको उदाहरण दे रही हूँ। मैंने कहा कि तुम बहुत सुंदर हो, यू आर सो ब्यूटीफुल, मैंने कहा, लेकिन मैं कहना ही नहीं चाहती ऐसा, मैं आपको सुंदर तो बनाना चाहती हूँ लेकिन मैं इस तरीके से नहीं कहना चाहती। मुझे कहना है कि चांदनी जैसा रंग है तेरा, सोने जैसे बाल, नोरा फतेही जी का गाना जरूर सुना होगा, चांदी जैसा रंग है मेरा, सोने जैसे बाल। तो उसमें क्या आपके सोने जैसे बाल हैं? सच बता ना भाई, मेरे भी ब्लैक है, आपकी ब्लैक हेयर है, सबके ब्लैक ही होते हैं, किसी के होते ही नहीं सोने वाले, और अलग कोई रंग करवा ले वो अलग बात है, किसी के सोने के नहीं होते। वो तो बस कह दिया ऐसे ही। फिर मैंने कहा चांदी जैसा रंग है तेरा, आपका चांदी जैसा रंग है, कोई चांदी जैसा रंग नहीं है, किसी का गोरा है, किसी का काला है, किसी का सांवला है, ऐसे ऐसे कलर है, किसी का चांदी जैसा नहीं है। तो यहाँ पर ना ही आपके सोने जैसे बाल है, ना ही आपका चांदी जैसा कलर है, लेकिन मैं इसे जो शब्द है ना इनसे कहना चाहती हूँ कि आप बहुत सुंदर हो। तो यही होते हैं हमारे फिगर ऑफ स्पीच। मैं कह सकती हूँ कि तुम चमक रहे हो, मैंने कहा भाई तुम चमक रहे हो, मैं कह सकती हूँ कि तुम चमक रहे हो, भाई तुमने कोई अच्छे अच्छे, किसी लड़की ने गाउन वाउन फ्रॉक व्रॉक बहुत अच्छे से पहन लिया, तुमने पैंट शर्ट पहन ली, लड़कों ने पहन लिया, तुम बहुत चमक रहे थे शादी में। मैंने कहा भाई तुम बहुत चमक रहे हो, मुझे ऐसे कहना ही नहीं था, मुझे तो अपने फिगर ऑफ स्पीच में मार्केट में आए यूज तो करना ही पड़ेगा। और मैंने कहा कि तुम सूर्य की तरह चमक रहे हो, भले ही तुम सूर्य की तरह ना चमक रहे हो, तुम्हें वो रोशनी ना हो लाल लाल पीली पीली, लेकिन मैंने कह दिया क्यों? क्योंकि मुझे इनका यूज करना था, मुझे अपनी बात को सुंदर बनाना था। तो फिगर ऑफ स्पीच का काम ही होता है, ये कुछ वर्ड होते हैं या फिर कुछ फ्रेज होते हैं जो मेक्स यानी कि बनाते हैं आवर लैंग्वेज, हमारी भाषा को ब्यूटीफुल, सुंदर, इफेक्टिव, यानी कुछ इफेक्टिव बना देते हैं, इफेक्ट पड़ता है इससे, और इम्प्रेसिव, लोग इम्प्रेस हो जाते हैं, नोन एज फिगर ऑफ स्पीच। जो मैंने आपको स्पीच बोले कि तुम बहुत सुंदर हो, ये मेरी स्पीच ही है, लेकिन मुझे बोलना है चांदी जैसा रंग है तेरा, सोने जैसे बाल, तो मैंने स्पीच को कुछ फिगर दी है, यू आर सो ब्यूटीफुल से मैंने और ही कुछ बोल दिया, उसको फिगर दे दी। तो यही होते हैं हमारे फिगर ऑफ स्पीच। जैसे कि यहाँ पर उदाहरण है, रेचल इज एज ब्राइट एज द सन, जो रेचल है वो सूर्य के जैसा चमक रहा है, रेचल ऐसे चमक रहा है जैसे कि सूर्य चमकता है, भले ही ना चमक रहा हो, बस मैंने कह दिया कि वो कैसे चमक रहा है, वो सूर्य के जैसा चमक रहा है। ये बस देखो बात को बढ़ा के नहीं कहा गया,
हम सिंपल कह सकते कि चमक रहा है, लेकिन हमें कहना है, हमें यूज ही तो अपनी स्पीच को, जो हमारी स्पीच है उसको हमें फिगर देनी है। हमने फिगर दिया, भाई यार तू सूर्य के जैसा चमक रहा है, सच में तू बिल्कुल परी लग रही है, भले ना लग रही हो लेकिन इतनी सुंदर लग रही है, इतनी सुंदर लग रही है कि हमने उसे परी कह दिया, हमने उसे एंजल कह दिया। ठीक है, आगे देखो, द होल वर्ल्ड इज अ स्टेज, जो पूरा संसार है वो क्या है, एक मंच है मंच। आप बताओ, है एक मंच? मंच नहीं है। हम कह चाहते हैं कि पूरी दुनिया एक है, लेकिन हमने इसको थोड़ा सा, इस जो हमारी स्पीच थी ना उसको हमने फिगर दी और हमने कहा जो हमारा होल वर्ल्ड है वो एक मंच की तरह है, वो क्या एक स्टेज है, मंच है। तो आशा करती हूँ आपको समझ में आया होगा, कहानी की तरह से आपको समझा है। फिर भी ना आया हो तो बैक करके देख लेना। और अब आप जैसे कि मार्केट में जाके कपड़े खरीदते हो, कोई पैंट खरीदा, कोई बुशर्ट खरीदता है, कोई कुछ खरीदता है, कोई कुछ खरीदता है, ऐसे भी फिगर स्पीच भी आया, उसके पास भी तो रखे थे ना बहुत कुछ। बैडमिंटन की दुकान पे क्या होते हैं, चिड़ी बल्ले होते हैं, खरीदते हैं चिड़ी बल्ले, कोई लाल, कोई पीले, कोई नीले, ऐसे खरीदते हो, तो भाई उसके पास भी सामान रखे होंगे। मैंने खरीद लिए 13, 14, 12, 13 इतनी मैंने खरीद लिए। बोले भाई ठीक है, खरीद लिए। फिर आप उन कपड़ों को खरीदने के बाद यूज भी करते हो। भाई किसी ने सूट खरीदा है, किसी ने सलवार खरीदी, किसी ने साड़ी खरीदी है, किसी ने पैंट खरीदी, किसी ने टॉप खरीदा है, किसी ने कुछ खरीदा है, किसी ने कुछ खरीदा है, उन्हें यूज करते नहीं, किसे पहनते हो फिर यूज करते हो। ऐसे यहाँ पर है, भाई मैं किसी चीज को खरीदे से यूज भी तो करूंगी। मैं चिड़ी बल्ले खरीदती हूँ भाई दुकान से, आप भी खरीदते हो, उन्हें यूज नहीं करते, उनसे खेलते नहीं है, इसका मतलब यूज ही कर रहे हैं। तो ऐसे मैंने उस फिगर स्पीच की मार्केट से भाई से कुछ सामान ले लिए और फिर उन्हें यूज करने लग गई। फिर सोचा आपको भी सिखाना चाहिए और उन्हें हम सीखने वाले हैं। अब आराम आराम से सीरीज वाइज हर फिगर ऑफ स्पीच को सीखने वाले हैं हम। दोस्तों अब हम बात करते हैं फिगर ऑफ स्पीच की। हमारा फर्स्ट फिगर ऑफ स्पीच है सिमिले और सेकंड है हमारा मेटाफोर। अब हम पढ़ेंगे कि इनका हम उपयोग कहाँ करते हैं, बहुत आसान है। देखो सिमिले का कहाँ करते हैं, इन्हें हम थोड़ी देर में पढ़ेंगे। जब हम किसी को कंपेयर करते हैं ना कि तुम इसके जैसे लग रहे हो, जब किसी के बीच में हम कंपैरिजन करते हैं दो वस्तुएं या फिर दो व्यक्तियों के बीच में, तब हम यूज करते हैं सिमिले का। ठीक है, कंपैरिजन बिटवीन टू थिंग्स। जैसे कि अभी मैंने आपको बताया था कि भाई रेचल क्या लग रहा था, रेचल चमक रहा था जैसे कि सूर्य चमकता है, तो मैंने सूर्य को और रेचल को कंपेयर कर देना कि रेचल कैसे चमक रहा था जैसे कि सूर्य चमकता है। तो ये होता है हमारा सिमिले, जब हम किसी को कंपेयर, किन्हीं दो चीजों के बीच में कंपैरिजन करते हैं। ठीक है, और हमारा मेटाफोर क्या होता है, जब हम कंपैरिजन करते ही नहीं है, जब हम ऐसे कहते हैं कि भाई तू ऐसा ही है बिल्कुल। एक तो मैं कही भाई, एक तो मैं कहूंगी तुम शेर के जैसे हो, तुम शेर के जैसे हो का क्या मतलब है कि तुम बहुत बहादुर हो। मुझे नहीं कहना तुम बहुत बहादुर हो, मुझे कहना था कि तुम शेर के जैसे हो, तब हम कहेंगे वो सिमिले है। क्यों? क्योंकि उसमें हम कंपैरिजन कर रहे हैं। लेकिन अब मैं कहेंगी तुम शेर ही हो, तुम हो ही शेर, तुम कुछ नहीं हो, तुम इंसान नहीं हो, तुम शेर हो। तो ये क्या है, ये मैं कंपैरिजन नहीं कर रही, अब तो मैं कह रही हूँ तुम तो बहादुर हो, तुम शेर ही हो। तो ये होता है हमारा मेटाफोर, ये होता है हमारा सिमिले। अब दोनों में आपको यहाँ पर भी कंपैरिजन दिख रहा है, कंपेयर यानी कि, और यहाँ पर भी कंपैरिजन दिख रहा है। अभी आपको समझाती हूँ। मैंने कहा तुम शेर हो भाई, ठीक है, क्या तुम सच में शेर हो? नहीं हो ना तुम शेर, इसी मैंने कहा कि तुम शेर के जैसे हो, तुम समझ गए। अच्छा शेर के जैसे यानी कि तुम भाई, शेर बहादुर होता है तो यानी कि तुम बहादुर हो। ठीक है, मैंने कहा तुम शेर हो, मैं दीदी शेर क्यों कह रही है, शेर तो मोह ही नहीं सकते, शेर नहीं होंगे, शायद ये कहना चाह रही हूँ कि तुम शेर हो यानी कि तुम बहादुर हो, यानी कि शेर से हमारी तुलना कर रही है। तो इसमें कह तो ऐसे देते कि तुम एग्जैक्ट ये हो, लेकिन हमें तो पता है ना कि वो तुलना कर रही है, वो कंपेयर कर रही है कि तुम बिल्कुल बहादुर हो। ठीक है, तो कंपेयर इसलिए आ गया क्योंकि आप जानते हो, मैंने कहा कि तुम धूप हो, क्या तुम सच में धूप हो? नहीं, तुम धूप नहीं हो, तुम चमक रहे होंगे, इसलिए मैंने कह दिया कि तुम धूप हो। तो मैंने कह तो ये दिया कि तुम धूप हो, लेकिन आप तो जानते हो ना कि मैं कंपेयर कर रही हूँ। एक मैं कहूँ कि तुम धूप के जैसे हो, तो जैसा शब्द आते ही सिमिले याद आ जाना चाहिए। और इसका बिल्कुल अपोजिट, हम कंपेयर मतलब हम जैसे का यूज ही ना करें, हम ऐसे कहते कि भाई तू है ये, एक तो हम तुम शेर के जैसे हो, एक हम कहते तू शेर ही है, तुम धूप के जैसे हो, एक तुम धूप ही हो। ये होता है हमारा मेटाफोर और सिमिले में अंतर। ठीक है, कंपैरिजन बिटवीन टू थिंग्स, मेटाफोर के अंदर एंड इम्प्लीकेटली कंपेयर्स टू अनरिलेटेड थिंग्स। ठीक है, अब एग्जांपल्स पढ़ लेते हैं, सब एग्जांपल ही मेन होते हैं हर टॉपिक के अंदर। फर्स्ट है हमारा द चिल्ड्रन फाइट लाइक कैट्स एंड डॉग। जो बच्चे हैं वो लड़ रहे थे किसकी तरह, कुत्ते और बिल्ली की तरह, कुत्ते और बिल्ली की तरह लड़ रहे थे। कुत्ते और बिल्ली की लड़ाई आपने देखी है, बहुत खतरनाक होती है। तो यहाँ पर ये नहीं है कि भाई चिल्ड्रन जो बच्चे वो कुत्ते और बिल्ली की तरह लड़ रहे हैं, उनके कहने का मतलब है कि चिल्ड्रन जो बच्चे हैं ना वो बहुत ज्यादा लड़ रहे हैं, छीना झपटी मारपीट चल रही है उनके अंदर। तो इससे कहने का मतलब ये है, ये तो लाइक्स कैट एंड डॉग तो क्यों लगाया है
हमें स्पीच का फिगर चेंज करना था ना तो कहने वाला तो साफ भी कह सकता था ये मार्केट में बेचारा ऐसे ही आया, इसे भी यूज करना पड़ेगा ना आपको। तो इसकी पहचान पता क्या है, आपको एज ए लाइक मिला पाएगा क्योंकि एज ए लाइक का मतलब ही जैसा होता है, इसका मतलब ही जैसा होता है। जैसा कि मैंने आपको बताया सिमिले के अंदर भी कंपेयर करेंगे, कंपेयर के लिए जैसा शब्द की जरूरत है और जैसा की इंग्लिश होती है एज और लाइक। तो इसकी जो अगर आपको आइडेंटिफिकेशन करनी है तो आप कैसे कर सकते हो, इनके सेंटेंस के अंदर एज या लाइक आपको मिला पाएगा। आई रैन लाइक द विंड, मैं हवा की तरह दौड़ा। भाई मैं हवा की तरह दौड़ा था नहीं, मेरे कहने का मतलब है कि मैं बहुत तेज दौड़ी, बस वो तो स्पीच को थोड़ी सी फिगर देनी थी इसलिए मैंने कह दिया कि मैं हवा की तरह दौड़ी। ठीक है। द हाउस इज एज क्लीन एज अ पिस्टल, जो हाउस है वो ऐसे क्लीन है जैसे कि एक सीटी, जैसे सीटी क्लीन होती है ना। और यहाँ पे कहने का क्या मतलब है, ये तो बस ऐसी बढ़ाने की बात थी कि भाई सीटी की तरह घर क्लीन है। कहने का मतलब है कि जो हाउस है ना, जो वो घर है वो बहुत साफ है, इतना साफ है, इतना साफ है, मैं अपने उसके अंदर मुंह देख लूं तो इतना साफ है। बस ये कह दिया कि वो सीटी ऐसे साफ है जैसे कि सीटी साफ होती है। ठीक है, तो ये कहने का जो ढंग होता है वो अलग होता है। ओके, आगे देखो, यू आर एज ब्रेव एज अ लोयन, तुम बहादुर हो, तुम ऐसे बहादुर हो जैसे कि शेर बहादुर होता है। तो यहाँ पर कंपेयर करा है तुम्हारे और शेर के बीच में, तुम्हारा क्या होगा, सिमिली हो गया। एना फाइट्स लाइक अ लोयन, एना ने लड़ी, एना लड़ी कैसे, एना झगड़ती है, लड़ती है शेर की तरह, तो शेर के जैसे लड़ती है। शेर ही नहीं है बिल्कुल, अगर शेर होती तो हमारा मेटाफोर होता, और शेर के जैसी है तो हमारा क्या हो गया, सिमिली हो गया। एज बिग एज एन एलिफेंट, ऐसा बड़ा है जितना एलिफेंट, समझे। इसके कहने का मतलब नहीं है कि कोई चीज इतनी बड़ी जितना हाथी, यानी कि भाई अगर मान लो हाथी की हाइट अगर इतनी है तो भाई जो भी कह रहे कि हाँ भाई ये इतना है, इतनी इंच है, कहने का मतलब ये नहीं है। इसे कहने का मतलब है कि चीज बहुत बड़ी है, सब जानते हैं हाथी बहुत बड़ा होता है। तो इसने अपनी स्पीच को फिगर दी और कहा एज बिग एज एन एलिफेंट, ऐसी बड़ी है जितना कि हमारा हाथी बड़ा होता है। हाथी बड़ा होने का मतलब ये कि बहुत ज्यादा बड़ी है, ये नहीं कि दोनों इक्वल है। ओके, अब बात आती है मेटाफोर की, ये मैंने आपको बता दिया। एंड इम्प्लीसिटली कंपेयर्स टू अनरिलेटेड थिंग्स, ऐसे थिंग्स के बीच में कंपेयर करना चाहिए जिसमें हमें कंपेयर करना ही नहीं चाहिए था। मैं खुद को शेर में कंपेयर कर रही हूँ, भाई मैं शेर हूँ, तो कंपेयर करना कुछ अजीब नहीं है। तो अनरिलेटेड थिंग्स, जो रिलेशन में नहीं, मतलब जो रिलेटेड, जो मिलती जुलती भी नहीं है, और इसका मतलब होता है उलझाव, यानी कि भाई हम उलझ जाते हैं इस बात में कि मतलब कैसे कंपेयर कर रहे हैं। ठीक है, तो ये हम आता होता है मेटाफर, इसमें कंपेयर करते ही नहीं है, हमें फीलिंग आती है कि भाई हाँ कंपेयर किया जा रहा है। ओके, मैंने कहा तुम तारे हो, तो इसमें मैं आपको तो फील हो रहा है कि मैं कंपेयर ही कर रही हूँ, सच में तुम तारे थोड़ी ना हो। आपने गाना भी सुना होगा, तू धूप है, आगे मुझे याद नहीं है, इतना ही सुना है मैंने, फिल्म के अंदर देखा था। आगे देखो, श्याम इज अ पिग व्हेन ही ईट्स, जो श्याम है वो सुअर है, सच में सुअर है भाई, श्याम इंसान है, सुअर जानवर है। कोई वो सुअर वुअर नहीं है, वो तो बस कह रही कि भाई श्याम सुअर है। व्हेन ही ईट्स, जब वो खाता है ना, वो ऐसे ऐसे खाता होगा जैसे सुअर खाते हैं, तो कह रहे भाई बिल्कुल सुअर की तरह खा रहा है। आपने भाई बहनों के मतलब भाई बहनों का झगड़ा तो सुना होगा ना, बिल्कुल कुत्ते की तरह खाता है। भाई कुत्ता अलग है, तू अलग है, तो हम कहते हैं ना बिल्कुल कुत्ता है, कहते हैं भाई, सब कहते हैं, भाई बहन तो कहते ही है, कुत्ता है तो बिल्कुल, क्यों, क्योंकि भाई उसकी हरकतें ऐसी होती है, हम कह देते हैं कुत्ता है, जबकि है नहीं वो कुत्ता, जानवर अलग है, इंसान अलग है, बस कह देते हैं क्यों, क्योंकि उसकी हरकतें ऐसी है। ऐसे यहाँ पर है, श्याम सुअर लग रहा था, क्यों, जब वो खाता है तो वो सुअर लगता है, तो वो सुअर है व्हेन ही ईट्स, जब वह खाता है। ठीक है, सेकंड देखो, शी इज एन एंजल, वह क्या है, शी इज एन एंजल, वह एक परी है। क्या सच में वो परी है, वो सच में परी नहीं है, बस हमने कह दिया भाई वह शी यानी कि कोई एक लड़की है, परी तो हमारी अलग होती हैं, वो तो अलग ही होती हैं, तो हमने कह दिया वो इतनी सुंदर है, उसमें ऐसी हरकतें हैं परियों जैसी, इसलिए हमने कह दिया कि वो परी है। एंजल क्या होता है, परी होता है। ठीक है, तो ऐसे हम बिल्कुल कंपेयर ही नहीं करते हैं, फीलिंग आएगी कंपेयर करने की, लेकिन सेंटेंसेस के अंदर लगेगा कि हाँ बिल्कुल ऐसे यार कि तू उसके ही जैसा है, बिल्कुल वही है, जैसा भी नहीं, वही है बिल्कुल। ओके, आगे देखो, टाइम इज मनी, समय क्या है, पैसा है। क्या समय पैसा है, नहीं, मतलब यहाँ पर देखो समय हमारा अलग है, पैसा हमारा अलग है, बस कहने के लिए हमने कह दिया कि क्या है वो, समय पैसा है। ठीक है, क्योंकि वो हमारे हमारा जो समय है वो हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है, इसलिए हमने कह दिया कि जो समय है वो पैसा है। बस इन चीजों को हमने बिल्कुल टाइम को मनी कह दिया, टाइम मनी नहीं है, हमने बस कह दिया कि जो हमारे लिए समय है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसे यूज करना चाहिए, सही वक्त में सही तरीके से यूज करना चाहिए, बस ऐसे ही कह दिया। ठीक है, आगे देखो, ही इज अ शाइनिंग स्टार, वह एक चमकता हुआ तारा है। क्या चमकता हुआ तारा, भाई वह एक लड़का है, अपना घर पे बैठा है, तारा तो वहां पे चमक रहा है,
बस हमने वो ऐसा चमक रहा होगा, हमने बस कह दिया उसे कि तुम इतने चमक रहे हो, उसे हमने कह दिया कि तू चमकता हुआ तारा है। हमें तो पता है ना कि हम कंपेयर कर रहे हैं, ये फीलिंग आ रही है ना कि हम कंपेयर कर रहे हैं उसे चमकते हुए तारे की तरह, ठीक है। आगे देखो, हर वॉइस इज म्यूजिक टू माई ईयर्स। जो उसकी वॉइस है वो संगीत है। क्या हम जो मैं बोल रही हूँ, आप बोल रहे हो, वो संगीत है? मेरी जो वॉइस है, मेरी जो आवाज है, वो संगीत है? नहीं, लेकिन कोई लड़की है, उसकी आवाज ही ऐसी है कि मेरे कानों के लिए वो संगीत है। तो मैंने ऐसे कह दिया, भले ही वो संगीत ना हो, संगीत भले ही वो ना हो, लेकिन मेरे कानों के लिए वो क्या है? संगीत है, ठीक है। तो ऐसे हम मेटाफोर का यूज करते हैं। ये सेंटेंस हमारा मेटाफोर कहलाएगा। ऐसे आपको एग्जाम में चेक करना है कौन सा मेटाफोर है। सी मिलेगा तो मैंने आपको बता दिया, एज या फिर लाइक आपको मिला पाएगा। आगे देखो, योर एग्जाम वॉज अ पीस ऑफ केक। सेंटेंस है, लेकिन थोड़ा सा मतलब आप तो सोचोगे मैं दीदी आप क्या बता रहे हो, लेकिन सही है ये। एग्जाम्पल है, योर एग्जाम, जो तुम्हारे एग्जाम है वो पीस ऑफ केक, यानी कि जो केक का टुकड़ा होता है, जो बर्थडे में जो हमारे केक होते हैं, जो उनका टुकड़ा होता है उसकी तरह है। केक का टुकड़ा मतलब आपको कैसी फीलिंग आ रही है? केक का टुकड़ा यानी कि आसान है, जो तुम्हारे एग्जाम है वो बहुत आसान है। तो यहाँ पर मैं हम कह सकते थे योर एग्जाम वॉज क्या है हमारे बहुत ज्यादा इजी है। तो हम यहाँ पर ऐसे भी कह सकते थे योर एग्जाम वॉज वेरी इजी, लेकिन हमने कहा ही नहीं ये आसान है, ये हमने कहा ही नहीं। हमारी मार्केट में फिगर ऑफ स्पीच थे, हमें उनका यूज करना था, और हमने कहा कि जो तुम्हारे एग्जाम है वो एक केक के टुकड़े की तरह है। वो आगे हमारी समझदारी के मुझसे समझ पा रहे नहीं समझ पा रहे, केक के टुकड़े का मतलब है आसान है, ठीक है। आसान है नहीं थे, वाज आ गया, वोज आ गया तो थे। ओके, दो हमने पढ़ ली, अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों। थर्ड है हमारा एलिट्रेशन, और जिसे हम हिंदी में कहते हैं अनुप्रास अलंकार। मुझे भी फिगर ऑफ स्पीच पहले नहीं आते थे, जब मैंने हिंदी में पढ़े ना अलंकार, हमारे जब सर ने याद करवाए अलंकार, और तब मुझे पता चला कि मुझे आपको सिखाना है, तब समझ में अच्छा ये तो जो हिंदी में पढ़े थे वही है, ये अलंकार, अनुप्रास अलंकार, अतिशयोक्ति अलंकार, रूपक अलंकार, श्लेष अलंकार, तो ये सारे वही है सेम, ठीक है। अब ये क्या होता है, एलिटेशन क्या होता है, अनुप्रास अलंकार। इसका क्या होता है, जब सेम लेटर हो ना, जब सेम लेटर हो, जो पहला कोई भी शब्द का जो पहला लेटर हो ना किसी सेंटेंस के अंदर, वो अगर सेम हो, अगर लेटर सेम होगा तो साउंड भी सेम होगी, तो साउंड या फिर लेटर अगर सेम हो तो उसे हम कहते हैं एलिटेशन, यानी कि अनुप्रास अलंकार। फॉर एग्जाम्पल, शिप शुड शावर इन अ शेड। यहाँ पर देखो शिप में एस 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 एस, तो यहाँ पर सारे सेम हो गए ना। तो देखो भाई, शिप शुड शावर, अनुप्रास अलंकार अगर आप हिंदी में भी पढ़ोगे ना, आपके सर ने याद करवा रखे होंगे, तो सेम होता है, बस जो इनका शब्दों का जो पहला अक्षर होगा ना वो सेम होगा, उसे हम क्या कहते हैं, अनुप्रास अलंकार कहते हैं। यहाँ पर देखो, पीटर पाइपर पिक्ड अ पिक ऑफ पिकल्ड पीपर्स, ये हमारी कहानी है पीटर पाइपर की, ठीक है। ये बहुत बड़ी मतलब स्टेटमेंट है, आप यहाँ पर आपको एक इमेज दिख रही होगी, वहां पर आप इसे पढ़ भी सकते हो, तो बहुत बड़ी इमेज है। इसमें यहाँ पर बस ऐसी बात की गई है, लेकिन इस कहानी के अंदर अगर आप देखो ना, तो सेम सेम हमारे जो लेटर्स हैं वो बार बार आ रहे हैं। पी हमारा बार बार आ रहा है, पीटर पाइपर पिक्ड अ पिक ऑफ पिकल्ड पीपर्स, ठीक है। तो ये जो हमारे शब्द का जो पहला अक्षर है ना वो सेम है, तो इसे हम क्या कहते हैं, एलिट्रेशन कहते हैं। सेंटेंस के अंदर शब्द का पहला अक्षर अगर सेम हो, ठीक है। सी शेल्स बाय द सी शोर। अब इसके अंदर देखो सी एस 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 एस, तो ये भी हमारा क्या हो गया, एलिट्रेशन हो गया, बहुत इजी है, ठीक है। मैरी मेड मैग्निफिसेंट मुफिन्स ऑन मंडे, एम 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 एम, ये हमारा क्या हो गया, एलिट्रेशन हो गया। गाने तो आपने सुने होंगे, कोका कोला। दोस्तों देखो, फिगर ऑफ स्पीच क्या है, फिगर ऑफ स्पीच है सुंदर बनाने का काम करने वाली, जो भी सुंदर बनाने का काम करे हम हिंदी में अलंकार कहते हैं, ठीक है। तो जो सुंदर बने, जो वाक्यों को सुंदर बनाए वो होगा हमारा फिगर ऑफ स्पीच। हमें सुंदर क्या लगते हैं, गाने सबको सुंदर लगते हैं, गाने सब सुनते हैं, तो ध्यान रखना फिगर ऑफ स्पीच का सबसे ज्यादा यूज गानों में होता होगा। अब देख रहे कोका कोला, काला 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 चश्मा, ये भी आपने सुना होगा। तो यहाँ पर बार बार में सेम जो पहला अक्षर है वो क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है, जिसे हम कहते हैं एलिट्रेशन। अब बात आती है इसकी हाइपरबोल की, इसको हम हिंदी में कहते हैं अतिशयोक्ति अलंकार। बिल्कुल आसान तरीके से सिखाऊंगी, ठीक है। घर में मान लो आपकी जो मम्मी है कोई भी काम बताती है आपको, आप टीवी देख रहे हो, कोई भी काम बताया, कहा आपने नहीं किया, दूसरी बार बताया जब भी नहीं किया, तीसरी बार भी बताने पे जब गुस्सा आ जाता है, जब मम्मी को या फिर पापा को जब गुस्सा आ जाता है तो तेज बोलते हैं, और फिर क्या कहते हैं,
50 बार कहती, सुना ही नहीं अभी तक या फिर सुनी नहीं अभी तक। तो चाहे उन्होंने 50 बार नहीं कही हो, कही है जबकि 3 बार है 4 बार है, लेकिन हर सबकी आदत है, मेरी भी आपकी भी सबकी आदत है, और नहीं है तो हो जाएगी। कहेंगे हम ये 50 बार कह दी, 100 बार कह दी, 200 बार कह दी, 1000 बार कह दी, काम कर दे। 1000 बार कोई कहता ही नहीं, 3 बार कह देगा, 5 बार कह देगा, इतनी बार कह सकता है। लेकिन हम अतिशयोक्ति अलंकार बनाते हैं, अतिशयोक्ति अलंकार बना देते हैं, बात को बढ़ा चढ़ाकर बोलते हैं। टू एग्जैगरेट, इसका मतलब होता है अतिशयोक्तिपूर्ण, यानी कि कोई भी बात हम बता रहे हो बढ़ा चढ़ाकर बता रहे हो, ठीक है। अगर भाई आपने चैप्टर ना पढ़ा हो, मैंने पढ़ा हिंदी के अंदर है, तो उसके अंदर क्या कहा गया है, उसके अंदर एक स्टेटमेंट है, तुम्हारी है दंतुरित मुस्कान मृतक में भी डाल देगी जान। इसमें जो लेखक के हाथ में बच्चा होता है वो कहते हैं भी तुम्हारी है दंतुरित मुस्कान है, लेखक वो मृतक में भी डाल देगी जान, यानी कि जो बच्चा है जब वो हंसता है ना, उसकी जो दांतों वाली मुस्कान है वो इतनी अच्छी है, इतनी अच्छी है कि अगर कोई मरा हुआ आदमी औरत उसके सामने सामने है और वो हंस गया ना, तो उसमें भी जान आ जाएगी। आ सकती है, ऐसा हो ही नहीं सकता। अगर ऐसी जान आने लगी तो सभी छोटे बच्चों को हंसा दो सामने लेके जाके, नहीं, बस अतिशयोक्ति यानी कि बात को बड़ा चढ़ा के कहा गया है कि तुम्हारी मुस्कान इतनी सुंदर है, इतनी सुंदर है, इतनी सुंदर है दांतों वाली मुस्कान कि मरे हुए में भी जान आ जाएगी। तो ये बस ऐसे हमारे हाइपरबोल होते हैं, अतिशयोक्ति अलंकार होते हैं, बात को जब हम बढ़ा चढ़ा के बोलते हैं, 50 बार कह दी, इतनी बार कह दी, तो ऐसे हमारे ये हाइपरबोल होते हैं, ठीक है। हमने कहा आई कैन ईट अ हॉर्स, मैं एक घोड़ा खा सकती हूँ। हम खा सकते हैं घोड़ा? नहीं खा सकते हम घोड़ा। इसमें कहने का मतलब मैं बहुत भूखी हूँ, इतनी भूखी, इतनी भूख, अगर घोड़ा भी मुझे दे दोगे तो मैं वो भी खा सकती हूँ। तो बात को इतना बढ़ा दिया, इतना बढ़ा दिया, और फिर हम क्या कहते हैं, अच्छा खा लेगा घोड़ा, खा लेगी घोड़ी तो ऐसे हम कहते हैं, लेकिन हमें पता है जबकि वो नहीं खा सकता। ओके, आगे देखो सेकंड है हमारा, आई एम डाइंग फॉर लोटन, मैं लोटन, मैं हंसी के मारे मरा जा रहा हूँ। कोई हंसी के मारे मरता है? यानी कि भाई उसे हंसी मतलब अगर उसे हंसी नहीं आई तो मर जाएगा, ऐसा नहीं होता। बस ऐसे कह रहे हैं कि मैं, बस ऐसे ही कह देते हैं मैं हंसी के मारे मरा जा रहा हूँ, ठीक है, यानी कि मुझे हंसना है, बहुत ज्यादा हंसना है। ओके, तो इसमें ये ऐसे ही बस थोड़ा सा स्पीच है ना हमारी, जो भी हम स्पीच बोल रहे हैं उसके फिगर चेंज करने की कोशिश की गई है, और तो ज्यादा कुछ नहीं है। आई कुड स्लीप फॉर अ ईयर, मैं 1 साल तक सो सका। कोई 1 साल तक सो सकता है? कुंभकर्ण तो है नहीं, भला कुंभकर्ण भी 1 साल तक नहीं सोता, कोई बेचारा 6 महीने सोता, 6 महीने खाता है, कोई 1 साल तक सो ही नहीं सकता। उसने ऐसे कह दिया कि भाई पहले मुझे इतनी नींद आ रही थी, इतनी नींद आ रही थी कि मैं 1 साल तक सो सका, लेकिन भला वो सोया नहीं था। कहने का क्या मतलब है कि उसे बहुत ज्यादा नींद आ रही थी। ओके, आगे देखो, शी क्राइड अ रिवर, वह रोई, किसकी तरह? नदी की तरह रोई, यानी कि बहुत ज्यादा रोई थी या बहुत ज्यादा चिल्लाई, बहुत ज्यादा रोई। आगे देखो, फिफ्थ है हमारा, आई एम फ्रीजिंग। अब इसका क्या मतलब है? फ्रीजिंग का क्या मतलब होता है? हमने कहा मैं जमा जा रहा हूँ, भाई मान लो हमें ठंड लग रही है, तो ऐसा चाहे कितनी हमें ठंड लग रही है लेकिन हम बर्फ की तरह जमते नहीं है। बस ऐसी बात को कह दे कि मैं जमा जा रहा, यानी कि मुझे बहुत ठंड लग रही है, कहना ही चाहता था, लेकिन थोड़ी सी बात को बढ़ाया गया, भाई मैं जमने वाला हूँ, बर्फ की तरह जमने वाला हूँ, बस अब आप मुझे पानी में डालने वाले हो, इतनी मैं बिल्कुल बर्फ बन जाऊंगा, मुझे बहुत ठंड लग रही है। तो फ्रीजिंग शब्द का यूज किया गया है बात को बढ़ा चढ़ा के कहने का, ठीक है, समझ में आया। आगे हमारा एसिमेंस, जिसका यूज हम कहाँ करते हैं, इसकी हिंदी होती है सवर साम्य, सवर साम्य अलंकार। सवर आ गया ना शब्द, इसका केस भी सवर का ही है। यहाँ पर क्या है भाई, देखो जो रिपीट होते हैं सेम वोवल, जो वोवल होते हैं ए ई आई ओ यू, इनकी इनकी जो ध्वनि है ना वो रिपीट होगी, लेकिन स्टार्ट विद डिफरेंट कॉन्सोनेंट। नहीं है समझ में? अभी समझाती हूँ। हमारा एक शब्द होगा, शब्द का जो पहला अक्षर होगा वो कॉन्सोनेंट होगा, लेकिन उसके बाद के जो अक्षर होंगे ना वो वोवल ही होंगे। यहाँ पर मैंने आपको क्या बताया था, सेंटेंस के अंदर जितने भी शब्द होंगे ना उसका पहला पहला अक्षर सेम होगा। जैसे कि यहाँ पर भाई इन्हें को तो छोड़ो, ये तो हमारे छोटे मोटे शब्द हो गए, लेकिन मेनली जो है हमारे सबका पहला पहला सेम होगा। इसके अंदर क्या होगा, इसके अंदर जो पहला शब्द होगा वो कॉन्सोनेंट होगा, सेम नहीं होगा। यहाँ पर एस हो सकता है, यहाँ पे एच हो सकता है, यहाँ पे टी हो सकता है, कॉन्सोनेंट होगा, लेकिन उसके बाद हमेशा वोवल की ही साउंड आएगी, ठीक है। तो यहाँ पर है बट स्टार्ट, लेकिन स्टार्ट होगा डिफरेंट कॉन्सोनेंट, यानी कि डिफरेंट अलग अलग व्यंजनों से। यहाँ पर देखो, जेरी वेंट हियर एंड देयर नाउ हेयर। अब इसका क्या मतलब है दोस्तों, यहाँ पर देखो, जेरी वेंट हियर एंड देयर नाउ हेयर, यहाँ पर जे आ गया हमारा, एक कॉन्सोनेंट आ गया डब्ल्यू, एच आ गया, टी आ गया, एन आ गया, लेकिन इसके बाद जो वोवल होगा ना, रिपीट जो वोवल होगा वो सेम होगा। जैसे कि जेरी ए, वेंट ए, हेयर एंड देयर नाउ हेयर, तो ओ ए ई ऐसे ध्वनि आई ना, तो वोवल तो सेम होंगे उसके बाद, लेकिन डिफरेंट कॉन्सोनेंट से शुरू होगा। एक बार फिर से पढ़ लोगे ना सब कुछ रिपीट हो जाएगा, रिपीट फिर से कर लेना, ठीक है, जो भी मैं आपको सिखा रही हूँ उसे फिर से दोहरा लेना। ओके, आगे देखो,
नॉइस ऑफ बॉयज, जो लड़कों हैं उनका शोर। अब यहाँ पे देखो एन आ गया, बी आ गया, दो कॉन्सोनेंट आ गए, दोनों डिफरेंट, जैसे कि मैंने आपको बताया स्टार्ट होगा विद डिफरेंट कॉन्सोनेंट से स्टार्ट हो रहा है। रिपीट द सेम वोवल्स, नॉइज, ओइज, बॉयज, ओइज, ठीक है। यहाँ पर देखो नो पेन नो गान, नो पेन नो गेन, ये तो आपने सबने ही सुना है, सेवा बिन मेवा नहीं। तो यहाँ पर देखो ओ ए, तो ऐसे हमारी ध्वनि आती है इनकी, ठीक है। वोवल की ध्वनि हमें आएगी डिफरेंट कॉन्सोनेंट के बाद। हमने 3 4 5 हमने फिगर ऑफ स्पीच पढ़ लिए हैं और हम बढ़ते हैं आगे। दोस्तों हमारा 6th है जिसका नाम है पन। अब इसका हम यूज कहाँ करते हैं? पन का यूज हम करेंगे मजाक के केस में। कोई भी अगर मजाक वाली बात होगी ना तो सेंटेंस हमारा पन कहलाएगा। ऐसा यहाँ पर है, इट इज अ ह्यूमरस प्ले ऑन वर्ड्स ऑफन इन्वॉल्विंग डबल मीनिंग, यानी कि ऐसे इसके अंदर एक ह्यूमरस प्ले किया जाएगा, यानी कि एक तो इसके अंदर मजाक किया जाएगा और उसका डबल मीनिंग निकलेगा। फॉर एग्जांपल मैं आपको दिखाती हूँ, अ बाइसाइकिल कैन नॉट स्टैंड ऑन इट्स ओवन बिकॉज इट इज टू टायर्ड, यानी कि जो एक बाइसाइकिल है वो खुद खड़ी नहीं हो सकती क्योंकि इसके अंदर 2 टायर है। तो बात जो 2 है उसके जो मीनिंग है वो डबल निकल रहे हैं। आपको भी एक उदाहरण से आपको देखो समझाती हूँ। यहाँ पर है भाई बाइसाइकिल, जो साइकिल है वो खुद खड़ी नहीं हो सकती, सब जानते हैं खड़ी नहीं हो सकती, इसमें कहने की क्या बात है। फिर हमने कहा इसमें 2 टायर है, भाई साइकिल में तो 2 ही टायर होंगे, तो डबल बात हो गई, डबल मीनिंग हमारे निकल रहे हैं। और ऐसे कह रहे हैं कि जो एक साइकिल है वो खुद खड़ी नहीं हो सकती क्योंकि इसके अंदर 2 टायर है, तो हम सब जानते हैं भाई इसके 2 टायर है वो खुद खड़ी नहीं हो सकती। तो ये बात एक मजाक की तरह नहीं है, ये तो सब जानते हैं। अब ऐसी बात कहाँ से करी जाएगी? एक हम कहीं इंसान खाते हैं, भाई इंसान तो खाएंगे, खाना तो वो खाएंगे, तो ये होते एक प्रकार के हमारे मजाक, ठीक है। अब बोल्ड एग एवरी मीनिंग इज हार्ड टू ईट, खाने के लिए जो एक बोल्ड जो बुला हुआ अंडा होता है ना वो हर मॉर्निंग हर सुबह खाने के लिए क्या होता है? हार्ड होता है, कठिन होता है, खाया नहीं जाता है, सब जानते हैं। अगर अंडा ही उबला हुआ है तो खाया कैसे जाएगा? तो ये मेरा एक मजाक है। राइटिंग, भाई अगर मानो टूटी हुई पेंसिल है आप लिख सकते हो, सब जानते हैं भाई टूटी हुई पेंसिल है हम लिख ही नहीं सकते, व्यर्थ है लिखना। ये कहने की बात है कि टूटी हुई पेंसिल से लिखना व्यर्थ है। तो ये हमारा एक मजाक की तरीके से हम इसे लेंगे, ठीक है। ये थे हमारे मजाक, यानी कि थे हमारे पन। 7th है हमारा रिपीटेशन। इसका यूज हम क्या करते हैं? जब बात रिपीट की जाए, इसके वर्ड में रिपीटेशन है कि जब रिपीट किया जाए, जब सेम वर्ड रिपीट हो ना तो हम रिपीटेशन का यूज करते हैं। जैसे कि आई फेल्ट हैप्पी बिकॉज आई saw the others बिकॉज आई न्यू आई शुड फेल हैप्पी। यहाँ पर आई शब्द का बार बार यूज हुआ है, ऐसे आपको एग्जाम में देखना है, कोई चीज बार बार यूज हो रही है तो हमारा वो रिपीटेशन कहलाएगा, ठीक है। मैं खुशी महसूस करता हूँ क्योंकि मैंने दूसरों को देखा, क्योंकि मैं जानता हूँ मुझे खुशी महसूस करनी चाहिए। ये तो मुझे आई जो शब्द है मैं मुझे ये बार बार में रिपीट हुआ है। एज ऑफ समवन जेंटली रैपिंग एट मी, मुझे तो फील हो रहा है कि जैसे कोई मेरी तरफ रैप कर रहा हो, ठीक है। रैप अगर आप मीनिंग निकालोगे तो होता है इसका खतरनाक या फिर मारना, ओके। आगे देखो बोरिंग रैपिंग आर आ गया, बी हमारा रिपीट हो रहा है वर्ड का जो पहला अक्षर है, सेम वर्ड है, ठीक है। पहला अक्षर रिपीट हो तो एलिट्रेशन होगा, वर्ड रिपीट हो तो रिपीटेशन होगा, ठीक है। एलिट्रेशन रिपीटेशन बिल्कुल अपोजिट है, ठीक है, अलग है ये। 7 समझ ली है, अब आगे बढ़ते हैं। पके पेड़ पर पका पपीता, पके पेड़ या पका पपीता, पके पेड़ को पकड़े पिंकू पकड़े पका पपीता। कितना मुश्किल ये गाना जरा गा के दिखाना। अब आप बाद में इसकी प्रैक्टिस करते रहना, गाते रहना। ये तो आपकी प्रैक्टिस थी, आपको बताना अभी तक मैंने जितने ही पढ़ाए है ना उनमें से कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है, ठीक है। अब हम बढ़ते अपना आगे। हमारा 8th है लाइटोटिस एंड हमारा 9th है पर्सोनिफिकेशन, जिसे हम पढ़ते हैं, ठीक है। अब लाइटोटिस का मतलब क्या होता है? देखो इसके अंदर होगा अ नेगेटिव एक्सप्रेशन विद एन अफर्मेटिव सेंस, यानी कि जो हमारा सेंटेंस होगा ना वो तो नेगेटिव एक्सप्रेशन देगा। नेगेटिव सेंटेंस कैसे होते हैं? इसमें नोट का यूज हो, तो ऐसा यहाँ पर होगा सेंटेंस जो होगा वो नोट का होगा, लेकिन उसका सेंस जो होगा वो हमारा सरल यानी कि सिंपल सा अफर्मेटिव सेंस होगा, ठीक है। उसका मतलब अफर्मेटिव निकलेगा, ठीक है। जैसे कि एग्जांपल देखो, ही इज नॉट स्टार्विंग, वह भूखा नहीं है। मतलब क्या है इसका? वह भूखा नहीं, जिसका पेट भरा हुआ है। तो इसका जो एक्सप्रेशन था ना नेगेटिव था, यानी कि इसमें नॉट का यूज हुआ था, तो नेगेटिव एक्सप्रेशन हो गया। लेकिन मतलब इसका क्या है कि अगर वो भूखा नहीं तो उसका पेट भरा हुआ है, पेट भरा हुआ है तो एक हमारा अफर्मेटिव सेंस हो गया। तो ये होता है हमारा लाइटोटिस, ठीक है। आगे देखो, दैट फिल्म इज नॉट माय फेवरेट, वो जो फिल्म है ना वो मेरी फेवरेट नहीं है। वो मेरी फेवरेट नहीं है तो कैसी है? वो बुरी है।
भाई अच्छी तो है, मैं ऐसे नहीं कह रही फिल्म बुरी है, मुझे अच्छी लग रही, मेरे लिए फेवरेट नहीं है। मेरे लिए फेवरेट नहीं होने का मतलब क्या हुआ, इसका मतलब वो अच्छी वो बुरी है, वो चीज अच्छी नहीं है इसका मतलब वो चीज बुरी है। ठीक है, तो यहाँ पर एक्सप्रेशन तो नोट से नेगेटिव एक्सप्रेशन होगा, सेंस निकलेगा अफर्मेटिव का। ठीक है, ही इज नॉट द क्लीनेस्ट पर्सन, भाई वो साफ पर्सन नहीं है। साफ पर्सन इसका मतलब क्या, वो गंदा है, वो साफ पर्सन नहीं है तो नेगेटिव हो गया। इसका अफर्मेटिव सेंस कैसे निकलेगा, वो साफ पर्सन साफ पर्सन नहीं तो इसका सेंस क्या है, वो मतलब वो गंदा है, तो इसका मतलब है। ठीक है, नोट का नेगेटिव एक्सप्रेशन हो गया, अफर्मेटिव सेंस हो गया। ठीक है, अब आती बात है पर्सोनिफिकेशन की। पर्सोनिफिकेशन के अंदर क्या होगा, कोई भी एनिमल होगा या फिर कोई भी बर्ड होगा, कोई भी आइडिया होगा, कोई भी ऑब्जेक्ट होगा, उसका हम ऐसे यूज करेंगे, उसे ऐसे दिखाया जाएगा जैसे वो ह्यूमन बीइंग हो, जैसे कोई मनुष्य हो। ओके, समझ गए, आगे देखो। तो सन किस्ड मी, सन ने मुझे किस किया जब मैं फोटो खींच रही थी, जब मैं फोटो खींच रही थी ना, तो सन ने मुझे किस किया। अच्छा आप बताओ, क्या सन सच में करता है किस, नहीं भाई, सूर्य आया वह सूर्य देव जी किस करके चले होंगे, ये नहीं है सन ने मुझे किसने किया। इसके कहने का ये तो बस आपको ऐसे बताया गया है कि सन हमारा एक ह्यूमन बीइंग नहीं, आप भी जानते हो सन को ह्यूमन बीइंग है, सन ह्यूमन बीइंग नहीं है। इस इंसान ही इंसान को हमेशा चूमते हैं। बर्ड की बात भाई अलग होगी, अगर आप भाई बर्ड से खाओगे, कुत्ते से कह दे कि चूमो, ऐसे नहीं चूमेगा। ठीक है, वो तो कुछ अलग ही होता है। ठीक है, तो इंसान इंसान को चूमते हैं, लेकिन सन चूमे तो हम सन को इंसान की तरह ही ले रहे हैं ना। तो किसी भी पक्षी को, पशु को, आइडिया को, किसी ऑब्जेक्ट जो में ऐसे दिखाया ना कि वो ह्यूमन बीइंग है, सन क्या कोई ह्यूमन बीइंग है, लेकिन हमने सन को ऐसे दिखाया कि इसने ह्यूमन एक मनुष्य की तरह किस किया, उसने किसने किया। इसका क्या मतलब, जब मैं फोटो खींच रहा था ना, तो फोटो जो था वो हल्की भूरी, मतलब कि ज्यादा भूरा मुंह नहीं आ रहा था, हल्का भूरा आ रहा था। ठीक है, थोड़ा सा सावला सावला सा मुंह आ रहा था, इसका ये मतलब है। ओके, द फ्लावर्स डांस टू द वाइंड, हवा में जो थे फूल नाच रहे थे, नाचते हमेशा इंसान है, वही तो बात कह रही हूँ। फ्लावर्स हमारा क्या हो गया, एक मतलब हमारा भाई ऑब्जेक्ट की तरह ही हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर जो फ्लावर्स है भाई हमारी एक नॉन लिविंग थिंग है। ठीक है, तो जो फ्लावर्स है वो उसे हमने एक ह्यूमन बीइंग की तरह दिखाया है। ठीक है, कि वो मनुष्य की तरह नाच रहा है, लेकिन इसका मतलब क्या है कि हवा में वो लहरा रही है। ओके, यही तो होता है हमारे फिगर ऑफ स्पीच, यहाँ पर इनका ही तो यूज किया जाता है स्पीच की फिगर को बदलने के लिए। द स्टार्स विंक इन द नाइट स्काई, जो तारे हैं वो क्या करते हैं, विंक यानी कि टिमटिमाते हैं। इन द नाइट स्काई, तारे क्या करते हैं, चमकते हैं फिर टिमटिमाते हैं। तो तारे जो है भाई सॉरी चमकते को रहे, इंसान चमकते हैं भाई कुछ कुछ फैन वैन के, लेकिन तारे चमक रहे हैं कि इस स्टार्स को चमकना टिमटिमाना ऐसा दिखाया गया है कि वो क्या कर रहा है, वो एक ह्यूमन बीइंग की तरह है, वो एक मनुष्य की तरह है। ठीक है, यहाँ पढ़ ली हमने 9 पढ़ ली है, और अब हम बढ़ते हैं अपना आगे। 10th है हमारा पैराडॉक्स और हमारा 11th है ऑक्सीमोरॉन, जिसे हम सीखते हैं। ठीक है, पैराडॉक्स में क्या होगा, इसमें कैसे a statement that is in itself makes a reader to think is an innovative way, नहीं है समझ में, अभी आपको समझाती हूँ। ठीक है, पैराडॉक्स के अंदर क्या होगा, इसके अंदर एक ऐसी स्टेटमेंट होगा, एक ऐसी स्टेटमेंट होगी, एक ऐसा वाक्य होगा जो बड़ा अजीब होगा। ठीक है, बात को खुद ही कहेंगे और खुद ही खत्म कर देंगे। इसके अंदर ये होगा, बात थोड़ी सी अजीब होगी, यानी कि जो पढ़ने वाला होगा ना, जैसे अब हम इन्हें पढ़ने वाले हैं, जो रीडर होगा वो ये सोचेगा इनोवेटिव वे, इस तरीके से सोचेगा, नहीं है समझ में, समझा दूंगी। इनोवेटिव वे का मतलब होता है परिवर्तनात्मक, यानी कि भाई इसके अंदर एक ऐसी स्टेटमेंट होगी कि जब हम पढ़ेंगे ना, रीडर यानी कि पढ़ने वाला जब पढ़ेगा ना, वह सोचेगा भाई ये क्या है, ये तो एक इनोवेटिव वे, यानी कि जल्दी इसमें परिवर्तन हो गया। अब हम समझेंगे। ठीक है, मैंने कहा यू कैन सेव मनी बाय स्पेंड इट, तुम मनी को सेव कर सकते हो, तुम मनी को बचा सकते हो, कैसे, खर्च करके। भाई ये कैसे, हमें बात में, जब मैं रीडर हूँ, मैं क्या सोच रही हूँ, मैं जब पढ़ रही हूँ, भाई मैं पढ़ने वाला कौन होता है, रीडर। मैं सोच रही हूँ ये तो इनोवेटिव है, यानी कि इसलिए तो बड़ी जल्दी परिवर्तन भी हो गया। अभी तो मनी को सेव किया जा रहा था, अब स्पेंड भी कर लिया, यानी कि खर्च भी कर लिया। तो ये होता है उल्टी बातें, और इसे हम कहते हैं पैराडॉक्स। ठीक है, आगे देखो, लेस इज मोर, कम ज्यादा है, अगर कोई चीज कम ही होगी तो वो ज्यादा क्यों होगी, तो ये था हमारा पैराडॉक्स। द ओनली कांस्टेंट इज चेंज, आपने अगर साइंस के अंदर पढ़ा होगा तो एक कांस्टेंट शब्द बहुत बार आया होगा, रेजिस्टेंस के अंदर भी आया हो। तो कांस्टेंट का मतलब क्या होता है, स्थिर, यानी कि ये चीज है तो इसकी वैल्यू अगर ये तो है ही, कांस्टेंट है ये, इसकी वैल्यू चेंज नहीं हो सकती। तो कांस्टेंट का मतलब होता है स्थिर, जो चीज चेंज ना हो सके, चेंज का बिल्कुल अपोजिट है। हम कहते हैं ना कि हमेशा रेजिस्टिविटी, अगर साइंस कभी पढ़ी हो
इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में तो रेजिस्टिविटी हमेशा कांस्टेंट होती है, यानी कि इसकी वैल्यू कभी चेंज नहीं हो सकती। तो हमेशा यहाँ पर जो ओनली कांस्टेंट होता है ना, यानी कि जो बिल्कुल स्थिर होता है वो चेंज होता है। अगर कोई चीज कांस्टेंट ही हो गई जिसकी वैल्यू चेंज नहीं हो सकती, कोई चीज चेंज ही नहीं हो सकती, तो चेंज कैसे हो गई? तो बिल्कुल अलग अपोजिट बातें हो गई ना, बिल्कुल एकदम से परिवर्तन हो गए ना, इसे हम कहते हैं पैराडॉक्स। अब आगे देखो, आई एम नो बॉडी, मैंने कहा आई एम, मैं हूँ, नो बॉडी, मेरे बॉडी नहीं है। भाई देखो मैं आपके सामने बोल रही हूँ, मेरे अंदर जान है, खाती पीती हूँ मैं, यहाँ पर मेरे अंदर बॉडी थोड़ी ना है, मुझे नो बॉडी क्यों बना रहे हो? तो वाह, यही तो बात हो गई, परिवर्तन जल्दी कर दिया। मैं, भाई कोई बोल रहा है कि मैं, तो मैं यानी कि आई, मैं तो इंसान हूँ, मैं तो जी रही हूँ, और मैंने आगे बोल दिया मैं नो बॉडी यानी कि मेरे बॉडी नहीं है, तो ये उल्टी बातें हो गई ना, इन्हें हम पैराडॉक्स कहते हैं। ओके, आगे देखो, ऑक्सीमोरॉन क्या होता है? टू कॉन्ट्राडिक्ट वर्ड फॉर क्रिएटिंग ड्रामा, ड्रामा को पैदा करने के लिए बस दो अपोजिट वर्ड को एक साथ लाया जाएगा, ठीक है, दो अपोजिट वर्ड होंगे, ठीक है, ऊंचा नीचा दाएं बाएं, जो अपोजिट वर्ड होते हैं ना, इन्हें बस एक जगह लाया जाएगा, ठीक है। जैसे कि देखो, द कॉमेडियन वो सीरियसली फनी, जो कॉमेडी था वो सीरियसली फनी था। अगर कॉमेडी ही सीरियस हो गया तो फनी कैसे हो गया? यहाँ पे सीरियसली का मतलब है सचमुच फनी था, सचमुच मजाकिया था। तो ये दो वर्ड है ना, ये दो वर्ड बिल्कुल बिल्कुल अपोजिट है। एक तो कोई सीरियस हो, भाई ये सीरियस आदमी है, ये बड़ा फनी आदमी है, तो दोनों आदमी अपोजिट हो गए ना, एक सीरियस रहता है एक फनी रहता है, तो दोनों अपोजिट वर्ड्स को एक साथ लाया गया और एक ड्रामा को पैदा किया गया, ठीक है। यहाँ पर देखो, हेटफुल लव, नफरत प्यार, ये हमारा उल्टे वर्ड्स एक साथ लाया गया। अलोन टुगेदर, साथ में, अलोन अकेला, टुगेदर साथ में, अलग अलग, मतलब एक साथ लाए गए। तो कॉन्ट्राडिक्ट का मतलब होता है कॉन्ट्राडिक्ट, कॉन्ट्राडिक्टरी, इनका मतलब क्या होता है? अपोजिट वर्ड्स, ठीक है। यहाँ पर देखो, इट्स एन ओपन सीक्रेट दैट दे हैव बीन हैविंग अफेयर फॉर पास्ट 6 मंथ। इसके अंदर क्या है भाई? ये खुला हुआ रहस्य है कि उनका पिछले 6 महीनों से अफेयर चल रहा है। तो यहाँ पे खुला ही हो गया तो रहस्य क्यों हुआ भाई? कोई चीज खुल ही गई तो रहस्य कहाँ से रही? तो ये जो दो वर्ड है ना, ओपन सीक्रेट, इन दोनों वर्ड्स को एक जगह लाया गया और एक ड्रामा को पैदा किया गया, ठीक है। हमने 11 समझ लिए हैं और हम बढ़ते हैं आगे। तो अब हम पढ़ेंगे क्लाइमैक्स एंड एंटी क्लाइमैक्स। हमारे लास्ट ईयर जैसे कि मैंने आपको बताया था, मैंने मार्केट से ओनली 13 ही खरीदे थे, ज्यादा नहीं खरीदे थे। आपको ज्यादा पढ़ने भी नहीं, ओनली 13 ही पढ़ने हैं, ठीक है। 13-14 ये हमारे ये, ओके, ओनली 13 है, ठीक है। हमारा 12th क्या है? क्लाइमैक्स, जिसका यूज हम कहाँ करते हैं? मैथ्स के अंदर असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर सीखे हैं, तो वैसे ही हमारा ये है। क्लाइमैक्स होता है असेंडिंग ऑर्डर और एंटी क्लाइमैक्स होता है डिसेंडिंग ऑर्डर। इसका मतलब क्या होता है? आपने अगर मैथ्स में पढ़े हो तो असेंडिंग ऑर्डर में क्या होता है? पहले छोटी संख्या लिखी जाती है, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी और फिर उससे बड़ी। और डिसेंडिंग ऑर्डर में क्या होता है? मैथ्स के अंदर पहले बड़ी संख्या, फिर उससे छोटी संख्या, फिर उससे छोटी संख्या, फिर उससे छोटी संख्या, फिर बिल्कुल छोटी संख्या। तो ऐसा यहाँ पर है। इसके अंदर क्या होगा? पहले तो जो सबसे छोटी इंपोर्टेंस होगी, पहले सबसे छोटी चीज को इंपोर्टेंस दिया जाएगा, फिर बड़ी, उससे बड़ी महत्वपूर्ण, फिर उससे बड़ी महत्वपूर्ण, फिर उससे बड़ी महत्वपूर्ण। एंटी क्लाइमैक्स में क्या होगा? पहले सबसे बड़ी, जो सबसे महत्वपूर्ण है, जो सबसे ज्यादा इंपोर्टेंस देने वाली चीज है, उसे पहले, फिर उसके बाद कम, फिर और कम, फिर और कम, फिर और कम, फिर खत्म। तो ऐसे इसके अंदर होगा, ठीक है। ये सीरीज होगी आइडिया की, जो असेंडिंग ऑर्डर में लगी होगी। ऐड, इसमें आइडिया होंगे, ठीक है, कोई संख्या नहीं होंगी, और इसमें क्या होंगे? आइडिया होंगे, पहले कम इंपोर्टेंस वाली, फिर उससे ज्यादा, फिर उससे ज्यादा, फिर उससे ज्यादा, फिर उससे ज्यादा, ठीक है। देखो ऐसे कि लाइफ, लिबर्टी एंड द परस्यूट ऑफ हैप्पीनेस। पहले क्या होता है? जीवन होता है, फिर सुंदरता होती है, और फिर हम खुशी की क्या करते हैं? तलाश करते हैं। तो यहाँ पर चीजें असेंडिंग ऑर्डर में लगी हुई है। पहले इंपोर्टेंस, पहले कम इंपोर्टेंस है जीवन की, फिर जिंदगी, और फिर जो खुशियों की हम जो क्या करें? तलाश करें, ठीक है। आई प्रोमिस टू टेल द ट्रूथ, द होल ट्रूथ एंड नथिंग बट द ट्रूथ। मैं प्रॉमिस करता हूँ, मैं क्या करूंगा? टेल द ट्रूथ, सच बोलता हूँ, द होल ट्रूथ, पूरा सच, यानी कि जो मैं सच बोलूंगा, मैं आपसे वादा करता हूँ कि मैं सच बोलूंगा, मैं पूरा सच बोलूंगा, कुछ नहीं, बस सच बोलूंगा। तो यहाँ पर ये जो था ना, ये हमारी कम इंपोर्टेंस, इसमें बस बताएगा कि हाँ सच बोलूंगा। फिर इसने उससे ज्यादा इंपोर्टेंट दिया कि पक्का पूरा सच बोलूंगा। फिर उसने और इससे ऊपर इंपोर्टेंस दिया कि कुछ नहीं करूंगा लेकिन सच बोलूंगा। तो पहले छोटी, फिर उससे बड़ी इंपोर्टेंस, फिर उससे बड़ी इंपोर्टेंस, ठीक है। यहाँ पर देखो, आई फेल, पहले मैं फेल हुआ, फिर उससे बड़ी इंपोर्टेंट, फिर मैं बेहोश हुआ, फिर उससे बड़ी इंपोर्टेंट, फिर मैं मरा, फिर मैं फेल, फिर अगला देखो स्माइल, फिर हंसा, फिर रोया, यानी कि बहुत जोर जोर के साथ दहाड़ के हंसा, ठीक है। तो पहले स्माइल आया, फिर उससे ऊपर असेंडिंग ऑर्डर में चीजें लगाई गई, पहले छोटी, फिर बड़ी, फिर बड़ी, पहले कम इंपोर्टेंस वाली, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, ठीक है।
पहले आया, फिर मैंने देखा, फिर मैंने जीत हासिल की, कन्फर्ट कहने की जीत हासिल की। ऐसा ही एंटी क्लाइमेक्स में है। सीरीज होगी आइडिया की जो डिसेंडिंग ऑर्डर में लगी होगी। जैसे कि देखो, ही लॉस्ट, उसने खोया। पहले क्या खोया उसने? हिज फैमिली, पहले उसने अपने परिवार को खोया, फिर उसने उसने अपनी कार को खोया, फिर उसने अपने फोन को खोया। तो इनके अंदर से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट था उसके लिए फैमिली, तो फैमिली को पहले रखा गया। क्यों? क्योंकि डिसेंडिंग ऑर्डर चल रहा है, पहले सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस देने वाली, फिर उससे कम, फिर उससे कम। ठीक है। द पॉलिटिशियन, जो राजनीति वाले होते हैं, वो लोस्ट कर देते हैं अपनी वाइफ को, फिर अपने बेटे को, फिर अपने तोते को। तो पहले उनके लिए मेन है वाइफ, फिर है उनका बेटा, फिर है उनका पैरट। ठीक है। ऐसा यहाँ पर है। यहाँ पर हमारा असेंडिंग ऑर्डर में सीरीज थी, ये हो गई डिसेंडिंग ऑर्डर में, पहले मरा, फिर बेहोश, फिर फेल। ठीक है। तो ऐसे डिसेंडिंग ऑर्डर में हमारे आइडिया लगाए गए और ऐसे असेंडिंग ऑर्डर में आइडिया लगाए गए। दोस्तों, आशा करती हूँ आपको फिगर ऑफ स्पीच समझ में आ गए होंगे। अगर प्रैक्टिस करनी है तो यहाँ पर सवाल दे देती हूँ, कुछ आपको सवाल दिख रहे होंगे, इनकी आप अच्छे से जमकर प्रैक्टिस कर लेना। एग्जाम के अंदर आपको सेंटेंसेस देखने हैं, फिर से अगर भाई ना भी अगर आपको फिर से रिपीट करना है तो वीडियो को बैक करके देख सकते हो, सब कुछ आराम से समझ में आ जाएगा। अगर एग्जाम के अंदर कोई भी सेंटेंस है तो आप समझ जाना कि भी कौन सा पैराडॉक्स है, क्योंकि मैंने आपको समझा दिया पैराडॉक्स क्या होता है, एंटी क्लाइमेक्स क्या होता है, क्लाइमेक्स क्या होता है, और लाइनोटेस क्या होता है, पर्सोनिफिकेशन क्या होता है। तो ये चीजें आप समझ जाओगे। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज लाइक कर देना, और आगे की जो वीडियोस है उनकी नोटिफिकेशन अगर आप पाना चाहते हो तो चैनल को, अगर भाई जो भी नया है इस वीडियो पे, तो एक बार चैनल को कर देना सब्सक्राइब, हाथ लगेगा सब्सक्राइब कर देना, ताकि आगे की जो भी वीडियोस आएंगी उसकी नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। ओके, नैनो बहुत बहुत धन्यवाद जिसने मेरी वीडियो एंड तक देखी है, बहुत 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 धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। जहां तक हो सके वीडियो को शेयर करना, हर घर शेयर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। नमस्ते, नमस्कार, ओके, बाय बाय, सी यू, फिर मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।